अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर ज़रक मरवत एंड आई एम वर्किंग एज अ रेजिडेंट फिजिशियन इन पेशावर। आज हम बात करेंगे एमडी कैट के स्टूडेंट्स के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप वीडियो बनाएं कि हम स्टडी कैसे करें या स्टडी पैटर्न हमारा कैसे होना चाहिए और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप इस एमसीक्यू को देखें, इसमें लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, तो सबको ऑप्शन पता है और ऑप्शन है डी। लेकिन अगर इसी राइट साइड को मैं लेफ्ट कर दूं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, तो ये ऑप्शन चेंज होता है, हमारे पास ये पल्मोनरी वेन आता है। लेकिन अगर यही लेफ्ट रहे और यहां पे मैं लिख लूं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट गिव्स ब्लड टू, तो फिर क्या ऑप्शन आएगा? यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा आयोर्टा। तो इसी तरह वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं और इसी तरह एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको लगता है कि हो ये एमसीक्यू तो मैंने पास्ट पेपर्स में देखा है और वो ये तो वही सेम एमसीक्यू है। आप स्टेम को पूरी डिटेल से तरीके से रीड नहीं करते और सडनली आप ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। यही हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान है। इसी तरह का एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूं बोन के हवाले से, क्योंकि मैं एक हेल्थ रिलेटेड फील्ड से हूं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री उसी तरह मुझे याद नहीं है। ईटा मैंने एक जमाने में दिया था, तो मैं वही चीजों की बात करूंगा जो आपके बायोलॉजी के रिलेटेड होंगे। अब बात करते हैं बोन इज फॉर्म्ड बाय, तो ये हमारे पास आता है कि बोन इज फॉर्म्ड बाय क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। अगर मैं इस फॉर्म को चेंज कर लूं, बोन इज ईटन बाय या डिस्ट्रॉयड बाय या ईटन बाय, उसमें क्या ऑप्शन आएगा? उसमें ऑप्शन आएगा ऑस्टियोक्लास्ट। अगर आपने टिक किया तो इट मींस यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इसके बाद अगर मैं कहूं कि मैच्योर सेल ऑफ बोन, तो वो क्या है? वही स्टेम, वही ऑप्शन है, लेकिन अगर स्टेम थोड़ा सा कोई चेंज कर ले तो उसका ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो वो हमारे पास ऑस्टियोसाइट है। और अगर मैं दूसरा स्टेम लिख लूं, इधर मैं दूसरा स्टेम लिख लूं और इसमें लिखूं कि ऑल आर बोन सेल्स एक्सेप्ट, तो आप बताएं क्या ऑप्शन होगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑस्टियोफाइट, लास्ट नंबर। तो ये सारी कहानी का, हाँ इसमें एक और स्टेम भी बन सकता है कि बोन प्रोडक्शन इज बैलेंस्ड बाय, तो वो उसमें ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। तो आपने करना है बोथ ए एंड बी। अब ये सारी चीजें समझाने का आपको मकसद मेरा ये था कि बच्चे आपके पास टाइम कम है, आप अपना सबसे ज्यादा फोकस एमसीक्यूज को दे दे, बुक्स को छोड़े। अब ऐसे भी नहीं है कि आप सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ें, एमसीक्यूज को रटा करें और उसको समझे नहीं, बिल्कुल बुक खोले नहीं, ये तरीका नहीं है। आपने एमसीक्यू पढ़ना है, आपने स्टेम पढ़नी है, आपने ऑप्शंस देखने हैं। आपने ये देखना है कि अगर सी वाला ऑप्शन ठीक है तो बी, ए और डी क्यों गलत है। उस क्यों के पीछे फिर आप अगर किताब खोलते हैं, अगर आप गूगल देखते हैं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, अगर आप गूगल पे पिक्चर्स देखते हैं, आजकल तो एनिमेटेड पिक्चर्स हैं इतनी मजेदार, हार्ट की और बोन्स की और हर डिजीज की और हर चीज की इतनी प्यारी पिक्चर बनी हुई है। इंटरनेट हर घर में अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन लोग अगर पढ़ना चाहें तो मेरे हिसाब से आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज अपने लिए ढूंढें और उन एमसीक्यूज को इस तरीके से पढ़ें कि स्टेम को खुद ही चेंज कर लिया करें कि अगर इस स्टेम में इस तरह का चेंज आ गया तो उसका ऑप्शन ये हो सकता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमें एकेडमी जाना चाहिए कि नहीं, ये आपका पर्सनल मसला है, आप जाएं ना जाएं। मेरे ख्याल से अगर आप घर पे बैठे रहें, फोकस स्टडी करें, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास एमसीक्यूज बुक्स अवेलेबल हैं, आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम बहुत वीक हैं तो बिल्कुल आप, वो आपकी अपनी डिसीजन है। इसके अलावा अगर कोई एकेडमी बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जा रहा, उसको चाहिए कि कम से कम जब उसकी तैयारी पूरी हो जाए तो वो मॉक एग्जाम्स के लिए जरूर जाए, जो कि ये डिफरेंट एकेडमीज अरेंज करते हैं मॉक एग्जाम्स। उसमें अपना रिजल्ट दे के, गलतियां दे के उनको टैकल करे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप मेडिकल फील्ड के इतने खिलाफ क्यों हैं। मैं इसलिए खिलाफ हूं कि मेडिकल फील्ड बुरी नहीं है, लेकिन उसको हम इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए डिस्करेज रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, उस वक्त इतने डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत से बच्चे सुसाइड्स कमिट कर देते हैं। तो इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए।
बुरी फील्ड नहीं है, अहमियत इतनी नहीं देनी चाहिए, बस हो गया, नहीं हुआ तो पीछे एलएलबी है, फिजियोथेरेपी है, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, बहुत सी चीजें, क्यों वो हम नहीं पढ़ना चाह रहे। इसके अलावा आप आते हैं कि स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे मैक्सिमम है, बस 6 से 8 घंटे में अगर आप फोन नहीं यूज करते, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट इज मोर देन एनफ। उन लोगों को छोड़ें जो कि कहते हैं हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे, 14 घंटे में वो 7 घंटे मोबाइल यूज करते हैं, 60 घंटे बमुश्किल या 6 या 5 घंटे बमुश्किल वो पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ें, फोन को साइड पर रखें, फोकस स्टडी करें, और बस ये 6 से 8 घंटे स्टडी बहुत काफी है। इसके अलावा किस टाइम में पढ़ना चाहिए? सुबह 9 बजे बॉडी में कोर्टिसोल बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। कोर्टिसोल आपको हर चीज के लिए एक्टिव और तैयार रखता है। तो आपको चाहिए कि सुबह जब आप नमाज के लिए उठें, अगर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे आप सोते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम 7:30 से 8 बजे के बीच में आपने नाश्ता किया हो और आप फ्रेश हुए हो, शावर लिया हो और आप स्टडी के लिए तैयार हो। 8 से फिक्स 1 बजे तक आपने बैठना है। उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है, खाना खाना है, नमाज पढ़नी है, फोन यूज कर सकते हैं उस टाइम में। 2:30 या 3 बजे आप बैठ जाएं, फिर पढ़ें, फिर असर के टाइम आप बाहर जाएं, वॉक करें, फिर उसके बाद आएं, तो शाम को आप आराम से रिलैक्स कुछ जनरल रीडिंग कर लें या कोई बुक उठा के पढ़ लें, अपनी फील्ड की पढ़ लें, अपने टेस्ट के रिलेटेड बुक पढ़ लें, किसी दोस्त को कॉल करके डिस्कशन कर लें। डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज में। इसके अलावा रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। इन सब में जो अहम बात है वो ये है कि अपने माँ बाप की दुआओं का सहारा लें। माँ बाप की दुआएं बहुत ज्यादा काम आती हैं। मैं खुद जब मैं FCPS पार्ट 1 का एग्जाम दे रहा था तो मेरा हाउस जॉब खत्म हो गया, 20 दिन बाद मेरा एग्जाम था। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने सिर्फ MCQs पढ़े थे और MCQs के साथ गूगल, यूट्यूब और यहाँ वहां से डेटा कलेक्ट करके मैंने एग्जाम दिया था। मैं इतना काबिल नहीं था, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में और 20 दिन में FCPS पार्ट 1 का एग्जाम क्लियर किया था। तो माँ बाप को जरूर खुश रखना है, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी और उनकी बहुत इज्जत और कदर करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम को सर पे नहीं बिठाना। ये नहीं सोचना कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है। एक गोल को अपने दिमाग में रहना है, उसकी तरफ मेहनत करनी है, और ओवर थिंकिंग की जिम्मेवारी अल्लाह ताला को देनी है कि अल्लाह ताला, हम मेहनत करेंगे और कामयाबी देना आपका काम है। आखिर में ये बात कि मेरे चैनल से या मेरी बातों से कभी भी किसी भी बात से आपको किसी किस्म का भी फायदा हुआ हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। वस्सलाम।